मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? ये एक पॉलिसी है जिसके अंदर की आरबीआई जो है कि मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया या रेपो रेट हो गया, एसएलआर का रेट हो गया, अलग अलग तरीके के रेट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को क्या करता है, इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, बस ये डिफिनेशन है, जान लेना है कि इट इज द पॉलिसी अंडर विच आरबीआई यूज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इंटरेस्ट रेट से, जिसको कम या बढ़ा करके जो है कि क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन को जो है और मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, इस चीज को समझिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कब एक्सेलरेट होगा? जब इन्फ्लेशन जो है कि आपका एक टारगेटेड वे में रहेगा, ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए भी जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया जाता है, कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है। एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को कम बेस पर किया जाता है। उसके बाद फिर बैलेंसिंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को भी जो है कि क्या कहते हैं, उसको भी कम बेस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है कि कई सारा काम होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमने बताया था ना कि जब महंगाई बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह पे असर भी होता है। तो महंगाई कम बेस होते रहना चाहिए, तो महंगाई होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इन चीजों को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद अब समझिए कि ये जो है कि एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, इस चीज को समझें। ये एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी कब होता है? ये जो जब जो है कि मार्केट में एक पैसे को ज्यादा करना होता है, मनी सप्लाई को मार्केट में जब बढ़ाना होगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, सीधा बात समझिए कि मार्केट में अगर पैसा को बढ़ाना है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाएगा। जिस मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए क्या तरीका है कि इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। तो कम कब करेंगे? रेपो रेट को घटाएंगे, सीआरआर को घटाएंगे, एसएलआर को घटाएंगे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, जैसे मैंने रेपो रेट वगैरह बोला ना, उसी तरीके से सारा का सारा रेट है। बैंक रेट है, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, सबको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। जब आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट इत्यादि इत्यादि को कम करेगा, तो मार्केट में पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। जी समझ पा रहा है? एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद जो डिमांड को मार्केट में बढ़ाने के लिए जब मंदी की स्थिति हो जाती है, मार्केट में पैसे की कमी रहती है, उस समय क्या किया जाता है? आरबीआई के द्वारा एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया जाता है, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है। और इंक्रीज मनी सप्लाई से क्या होता है? फिर मार्केट में डिमांड जनरेट होता है। कैसे होता है आप समझिए कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहेगा कि ठीक है अभी जो है कि बैंक रेट कम हुआ है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया है। जब रेपो रेट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट भी अपना जो ब्याज देने का रेट है बैंक का, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक भी सस्ते में लोन देगा। जब सस्ते में लोन देगा तो मुकेश अंबानी क्या चाहेगा कि चलो दो नया फैक्ट्री डाल देते हैं, दो नया फैक्ट्री लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ते दर पे लोन मिल रहा है। जब लोन मिल रहा है सस्ते दर पे, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा। मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? जॉब बढ़ेगा। तो क्या इस बढ़ेगा? तरीके से जो है कि एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी में डिमांड को बढ़ाने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी लाया जाता है। एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी के समय आपको सारा इंटरेस्ट रेट, जितना भी पॉलिसी रेट है, वो सब नीचे स्तर पे दिखेगा। इंटरेस्ट रेट को लो कर दिया जाता है, चाहे वो सीआरआर का हो, एसएलआर हो, इसके बाद फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, एलएएफ हो, ये सारे भी बताएंगे कि ये सारा क्या क्या है, इस चीज को बताएंगे। उसके बाद एक होता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि इसको जो है कि सिकुड़ा हुआ मॉनेटरी पॉलिसी। ये एक्सपोनेंशियरी का जस्ट उल्टा है कि जब मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करा देंगे तो क्या होगा? लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा हो जाएगा तो अंबानी साहब क्या सोचेंगे? अरे लोन महंगा चल रहा है, फैक्ट्री बाद में डालेंगे। तो फैक्ट्री अगर बाद में डालेंगे तो जो डिमांड एक नया फैक्ट्री से होता है, वो डिमांड क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। तो इस समय इस स्थिति में क्या होगा? कॉन्स्ट्रक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के समय में डिमांड डिक्रीज करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मार्केट की लिक्विडिटी कम। एक्सपोनेंशियरी मॉनेटरी पॉलिसी, मार्केट की लिक्विडिटी कम या ज्यादा? लिक्विडिटी सर ज्यादा ज्यादा। हो जाएगा। हाँ, कॉन्स्ट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लिक्विडिटी कम या ज्यादा? कम होगा। कम होगा। ये बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब उर्जित पटेल कमेटी के बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था। तो उर्जित पटेल कमेटी 2014 में बना है। इनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए दिया गया था। और इनको क्या बोला गया है? इन्फ्लेशन टारगेट 4 से +-2, यानी कि +-2
इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहना चाहिए। 2% का आपको क्या है उसमें लिवरेज दिया गया है कि 6% से 2% के बीच में आपको रखना है। तो 4 प्लस माइनस 2, अगर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इन्फ्लेशन का महंगाई दर कितना होना चाहिए भारत में? 4 प्लस माइनस 2, मतलब कि 6 से 2 से 6 तक का रेंज उसको दिया गया है। ठीक है, ये इसके बारे में बहुत सारा जो है कि चर्चा किया गया है और फिर बाद में भी इसको चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी टूल्स है, क्या है इसको देखिए। क्वांटिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या है, ये होता क्या है ना, क्वांटिटेटिव टूल्स ये जो चेंजिंग करते हैं सीआरआर में, बैंक रेट में, इन सब चीजों में, इसी को बोला जाता है क्वांटिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल है, इसको इस चीज को देखें, ये समझ में आ जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको क्वांटिटेटिव टूल्स समझ में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव टूल के अंदर ये सारा टूल है, ये सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। आपको पढ़ना जो है वो, जैसे कि LAF है तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसको समझना है ये क्या है। तो ये क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आप समझिए इस नाम से ही स्पष्ट है। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो है कि बैंक को क्या कहते हैं कि जब डिफिकल्ट डेली उसके यहाँ फ्लक्चुएशंस होते रहता है इन लिक्विडिटी। क्यों? मान लो कि कोई बड़ा सेठ आ गया पैसा निकालने के लिए, एक के बार में बैंक का 50 लाख रुपया निकाल के चला गया, तो बैंक के पास पैसा का कमी हो गया ना, तो उसके पास लिक्विडिटी का कमी हो गया, तब उसको चाहिए कहीं से पैसा लाएगा। अब मान लो कोई बड़ा सेठ आ गया, एक के बार में 5 करोड़ रुपया जमा करके चला गया, तो बैंक के पास पैसा क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो अब एक्सेस पैसा बैंक अपने पास रख के क्या करेगा, तो वो कहीं पे पार्क करेगा उस मनी को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत बैंक को जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है कि पार्क देयर एक्सेस मनी विथ आरबीआई, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये अलाउ करता है कि पार्क देयर एक्सेस मनी विथ आरबीआई इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ रख के आएगा, आरबीआई के पास। और अगर लिक्विडिटी कम हो जाएगा तो एविल लिक्विडिटी फ्रॉम द आरबीआई एट द टाइम ऑफ डिफिसिट। ठीक है, अगर पैसा कम हो तो आरबीआई से जाके लेते आओ, अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो आरबीआई में जाके पार्क कर दो। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और ये होता कब है, ये ओवरनाइट बेसिस पे भी कई बार हो जाता है कि 2 दिन के लिए पैसा आरबीआई में रख दिए, फिर जो है कि 2 दिन के लिए पैसा अपने पास ले लिए, अगर जरूरत पड़ा तो ले लिए, नहीं अगर ज्यादा पैसा है तो रख दिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। अब इसी फैसिलिटी के तहत जो है कि 2 मेन इंस्ट्रूमेंट आता है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। इसको समझना बहुत जरूरी है, कैसे पैसा रखा जाता है, कैसे पैसा निकाला जाता है, इस बात को भी तो आप समझेंगे। तो रेपो रेट क्या होता है, कोई जानते हैं? देखिए, रेपो रेट क्या होता है कि रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स। आरबीआई जब एचडीएफसी बैंक को जिस रेट पे पैसा जो है कि उधार देता है, जब आरबीआई देगा एचडीएफसी बैंक को, जिस रेट पे देगा, जिस इंटरेस्ट रेट पे देगा, उसको क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। ठीक है, इसको रीपर्चेज रेट बोला ही जाता है। रेपो रेट मतलब क्या हुआ कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक को जिस रेट पे पैसा देगा, ठीक है, उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोला जाएगा। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसका जस्ट उल्टा, एचडीएफसी से आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेगा उसके क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। क्यों, इसको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई क्या करता है, बैंक को पैसा देता है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत ही है ना, कि बैंक के पास अगर पैसा कम हो गया है, लिक्विडिटी कम हो गया है, तो आरबीआई क्या करेगा, उसको पैसा दे देगा। तो आरबीआई मान लीजिए कि 5% के रेपो रेट इंटरेस्ट रेट पे दिया बैंक को पैसा, तो बैंक आगे जो है कि 10% पे लगाएगा, 12% पे लगाएगा। ठीक है, तो आरबीआई के पास, एचडीएफसी बैंक के पास पैसा आएगा तभी तो ये लगाएगा। तो आरबीआई से पैसा लिया इन्होंने और उसके बाद जो है कि एचडीएफसी ने फिर आगे लगाया। उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लो कि एचडीएफसी बैंक से कोई लोन लेने के लिए आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा कि पैसा अपने पास रखने से अच्छा है कि आरबीआई के पास जाके जमा कर दो। तो मान लो कि 5% रेट पे जो है कि क्या कहते हैं, रेपो रेट चल रहा था, आरबीआई जब एचडीएफसी को पैसा देता था तो 5% का इंटरेस्ट रेट अब एचडीएफसी से लेता था। अब रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाए कि आरबीआई, वो मान लो कि क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक जब आरबीआई में जमा करेगा तो आरबीआई एचडीएफसी को क्या करेगा, 6% का इंटरेस्ट रेट देना स्टार्ट कर देगा। तो 1% का तो फालतू फायदा हो जाएगा कि एक बार वहां से आरबीआई से पैसा ले लेगा एचडीएफसी बैंक और फिर पैसा जमा कर देगा उसमें, क्या कहते हैं, एसबीआई आरबीआई के पास। तो इसको तो 1% का यूं ही फायदा हो रहा है। आरबीआई पैसा बैंक को देती ही इसलिए है ताकि मार्केट में जाके पैसा
वो बांटे, बैंक में लोन दे, लोन देगा तब ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा रिवर्स रेपो रेट जो है कि रेपो रेट से कम रखा जाता है। दूसरा कारण ये भी है, बैंकों को पैसा बांटने के लिए दिया जाता है। कई बार अगर सुनते होंगे जापान के सेंट्रल बैंक ने या अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने निगेटिव रिवर्स रेपो रेट कर दिया। क्यों? कि आपको पैसा हमने बांटने के लिए दिया था एचडीएफसी महोदय, आपने बांटा क्यों नहीं? आप बांटेंगे नहीं तो जनता के पास विकास कैसे होगा? उसके पास लोन के लिए पैसा नहीं आएगा तो नया नया फैक्ट्री कैसे लगेगा? और आप जो है कि हमारे यहाँ पैसा पार्क करने के लिए आ गए हैं। मान लो कि 5% का रेपो रेट है और 4% का रिवर्स रेपो रेट है। अगर कोई पैसा लेने के लिए नहीं आ रहा है, कोई लोन लेने के लिए नहीं आ रहा है, क्या कहता है, एचडीएफसी बैंक के पास, तो उसको लगेगा ना कि 1% का तो नुकसान हो रहा है, कम से कम रिवर्स रेपो रेट में तो रख देते हैं पैसा जाकर के। तो वो उसको रोकने के लिए ही आरबीआई बार बार जो है कि बैंकों को बोलती रहती है कि आप जाइए जनता के बीच में पैसा बांटिए। पैसा नहीं बांटने का संदेश कब दिया जाता है? जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बहुत आ जाता है, तभी पैसा नहीं बांटने का संदेश दिया जाता है बैंकों को, तब जाकर के वो एसएलआर सीआरआर को इंक्रीज कर देता है। तो आई थिंक कि ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा। जापान का सेंट्रल बैंक एक बार किया था कि उसने नेगेटिव रिवर्स रेपो रेट लगाया था कि एचडीएफसी बैंक अगर जाएगा सेंट्रल बैंक में आरबीआई के पास पैसा जमा करने के लिए, तो बोलेगा कि अगर आप 100 करोड़ रुपया जमा करेंगे तो -2% का रिवर्स रेपो रेट है, अगला बार जो आपको पैसा वापस मिलेगा 98 करोड़ रुपया ही मिलेगा, 2% तो पैसा ही कट जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको बैंक बैंक को बोला जा रहा है पैसा बांटने के लिए, आप बांटते क्यों नहीं हो? ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। जी सर, जी चलिए सर। अब देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ये कुछ नहीं है, ये जो है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट इंश्योर्ड दैट टू द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमेशा भी बार बार जो है कि क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेल होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज होते रहता है, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्यों किया जाता है इसको समझिए सर, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों किया जाता है? जैसे कि मान लो कि आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी होती है। आप समझते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है? गवर्नमेंट का बॉन्ड जारी होता है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी जारी होता है, गवर्नमेंट का प्रोमिसनरी नोट जारी होता है। ये सब क्या होता है, ये समझ में आता है? देखिए, यस सर। गवर्नमेंट को भी पैसा का जरूरत पड़ता है ना, दीनदयाल सुटकेस ले लो योजना चलाने के लिए। ये जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं सरकार के द्वारा, इसके लिए सरकार को भी पैसे की आवश्यकता होती है। सरकार भी कई बार जो है कि बैंकों से, मार्केट से पैसा उधारी में उठाती है, तो उसके लिए क्या करती है कि गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी जारी करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या लिखा रहता है कि सरकार आपसे उधारी में पैसा ले रही है, दे पाएगी तो ठीक, नहीं तो सरकार का एयरपोर्ट पड़ा हुआ है, अब ले लीजिएगा, ईटो कोयला का खदान पड़ा हुआ है, आप ले लीजिएगा। यही ना है गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी में देने के लिए, क्या है, यही तो है। वो प्रोमिसनरी नोट पे लिख के देगी कि हम इतना दिन में इतना पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में देंगे, प्रोमिसनरी नोट में से इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट एक कागज पे लिख के देगी कि ये जो है कि इतना % का इंटरेस्ट रेट इस पे है, ये 500 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी है, ये कागज है, अगर 500 करोड़ रुपए लौटाए तो ठीक है, नहीं तो एयरपोर्ट ले लीजिएगा। इसी तरीके का कुछ ना कुछ एक फैसिलिटी बना हुआ है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो ये जो है कि एक सेल क्यों होता है और बाय क्यों होता है, इसको समझिए। जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सरकार का बैंक है, आपको पता है ना कि भारत सरकार का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में बेचना स्टार्ट करेगी। मार्केट में बेचना स्टार्ट करेगी तो एचडीएफसी को कुछ बेच दिया, कुछ एसबीआई को बेच दिया, किसी और को बेच दिया। तो मार्केट में अगर आपके पास एक कागज का टुकड़ा एचडीएफसी के पास आया जो कि जिसका वैल्यू 500 करोड़ था या 50,000 करोड़ था, तो 50,000 करोड़ रुपया तो एचडीएफसी से ले लिया आरबीआई। आरबीआई अपने पास पैसा ले लिया नहीं, मार्केट से क्या कर रहा है, पैसा को निकाल रहा है। तो मार्केट से अगर पैसे को खींचना हो तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दिया जाएगा, एचडीएफसी को बेच दिया जाएगा। और जब मार्केट में पैसा डालना हो, जब मंदी का स्थिति आ रहा है, मार्केट में पैसा कम है, बैंक के पास पैसा कम है, कैश का फ्लो कम हो रहा है मार्केट में, तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई क्या करेगा, बाई करेगा। उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को फिर बाय कर लेगा। तो जैसे मान लो कि 50,000 करोड़ रुपए का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी था एचडीएफसी को बेचा गया, तो एचडीएफसी से वापस खरीद लिया उन्होंने, तो 50 करोड़ रुपया किसके पास आ गया, एचडीएफसी के पास आ गया। तो लिक्विडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। यहीं पे देखिए ये लाइन लिखा हुआ है, when RBI buy the government bonds, money supply in the economy increases। ठीक है, जब आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड को बाय कर लेगी यानी खरीद लेगी, एचडीएफसी के पास से खरीद लिया, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया। व्हेन आरबीआई सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करती है, तो मनी सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ठीक है, OMO ये बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीएससी 2013 में। ठीक है, तो ऑपरेशन भी कई तरीके का होता है। सर एक ओवरनाइट, सवाल। यस हाँ बोलो। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है कि बाइंग एंड सेलिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, ये आपको समझ में आ गया। अब है कि इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के। तो ओवरनाइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, तो ये क्या होगा कि तो एक ही रात का बात है, यानी कि बहुत कम समय के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन जब किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ओवरनाइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जब रीपर्चेज एग्रीमेंट कर लिया जाएगा बॉन्ड और सेल का कि इतने दिन में आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। ये कई बार जो है कि क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR के रूप में रखा हुआ रहता है। अभी पढ़ाएंगे तब ये रेपो वाला समझ में आ जाएगा, इसको रहने दें अभी। ठीक है, ये जो क्या कहते हैं रिजर्व रेपो रेट वगैरह का काम होता है, ये बड़े कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इस चीज को सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर इस पे आएंगे लौट के। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, कई बार जो है कि रेपो ऑपरेशंस को किया जाता है वेरियस टाइम पीरियड के लिए होता है। कई बार तो ओवरनाइट, यानी ये एक रात के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, इस तरीके से जो है कि अलग अलग टाइप का टूल बनाया गया है। अभी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पे भी आएंगे, 3 साल के लिए, 1 साल से 3 साल के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं जा रहा है। तो कई बार जो है कि बैंकों को पैसे की तुरंत आवश्यकता हो जाती है कि बढ़िया सा डील किया HDFC और क्या कहते हैं जियो के साथ, उनको चाहिए 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ रुपए तुरंत तो HDFC के पास नहीं है, तो किसके पास जाएगा, RBI के पास जाएगा। मान लो कि उसको HDFC डील कर लिया है मुकेश अंबानी के साथ कि हमको आपको 50,000 करोड़ रुपए एक बार में दे देंगे, तो उसको तुरंत पैसा लाएगा। अब फिर उधर से डील ये भी वापस हो गया कि अडानी साहब बोल रहे हैं कि HDFC को जो आपका लोन लिए थे हम 40,000 करोड़ रुपए का कल लौटा देंगे, तो उसके पास तो फिर 40,000 करोड़ रुपया आ ही जाएगा। तो वो अपना बैंक देख लेता है कि हमको कितने पैसे की जरूरत है, कितने दिनों के लिए जरूरत है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है कि ये इसलिए बहुत कम समय के लिए आपको दिख रहा होगा ये किया जा रहा है। अब आते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बाद फिर क्या है आपका रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट वाला खत्म कर देते हैं इसको। देखिए, रेपो रेट यूजुअली क्या होता है, हायर होता है रिवर्स रेपो रेट से, ये बताए थे। और रेपो रेट क्या होगा, आइए इस पे। अब देखिए, एक तो था कि रेपो रेट होता क्या था कि शॉर्ट टर्म के लिए ही मसला चलता था, लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ये क्या होता है कि ये जो है कि RBI देता है बैंक को पैसा 1 से 3 साल के लिए, वो भी करंट रेपो रेट पे। कि जैसे कि मान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा वाला तो बात आपको समझ में आ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी तो पैसा चाहिए बैंक को, तो उसके लिए क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किया जाता है। इससे पहले जो है ना एक बैंक रेट हुआ करता था। बैंक रेट जो है कि ये काम करता था, बैंक रेट लंबे समय के लिए होता था, लेकिन अब बैंक रेट बड़ा कम यूज में होते रहता है। बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क कुछ नहीं है, इस चीज को समझिए। यहाँ देखिए बैंक, हाँ बोलिए। तो इसी बैंक रेट के बदले जो है ना आजकल ये एक टर्म यूज हो रहा है आपका लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन बैंक रेट को भी बता देते हैं बैंक रेट क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है ना, रेट एट विच इट लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स, यानी कि RBI जिस रेट पर मनी को कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है, बैंक रेट और रेपो रेट के लिए में बहुत अंतर नहीं है। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता था, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता था। लेकिन आज के समय में बैंक रेट के बदले कई बार जो है कि लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन जो आ गया है, तो इसको भी जो है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, ये इसमें और यही बातें लिखी हुई है, बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव, दिस रिड्यूस द रिजर्व हेल्ड्स बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड हेंस डिक्रीजेस द मनी सप्लाई। सीधा सीधी बात है जो इन्होंने लिखा है, इस चीज को समझिए कि बैंक रेट को जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है क्योंकि बैंक को खुद मांगे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है। जब मांगे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तो बैंक भी आपका क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। ठीक है, अब आइए CRR SLR क्या होता है इस चीज को समझिए और इसके अंतर क्या है इस चीज को देखिए। CRR के बारे में मैंने बताया था, CRR इज मेंशनड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि बैंक में CRR के रूप में जो पैसा रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा जाएगा, कोई दूसरे फॉर्म में नहीं। लेकिन SLR के बारे में मैंने जिक्र किया था, SLR को मेंशन किया जा सकता है। यहाँ तीसरे डॉट पे देखिए, लिक्विडिटी रेशियो में तीसरे डॉट पे आइए और यहाँ देखिए कि SLR कैन बी मेंशन in the form of gold, cash and other securities approved by RBI.
सीआरआर को किस में रखा जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में। एसएलआर को किस में रखा जा सकता है? गोल्ड में भी रखा जा सकता है, कैश में भी रखा जाता है, और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको कि आरबीआई ने मान्यता दे दिया है कि हाँ इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखा जाएगा एसएलआर के फॉर्म में, तो उसको भी रखा जा सकता है। सीआरआर पे क्या कोई इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकता है बैंक? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। लेकिन एसएलआर पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। कैसे मिलता है समझिए। मान लीजिए कि गोल्ड के फॉर्म में रखा, गोल्ड का भाव बढ़ गया, कुछ ना कुछ तो कमाई हो गया ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में खरीद के रखा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो खरीद के रखा बैंक ने, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के बाद कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर पैसा मिलता है ना, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती होगी। तो इसीलिए एसएलआर पे क्या होता है कि इंटरेस्ट कमा लेती है बैंक, लेकिन सीआरआर पे चूंकि कैश पड़ा हुआ आपके बैंक में, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं कमाती है। ये पूछा जाता है आपके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सीआरआर में क्या होता है, यहाँ देखिए पहले लाइन को देखिए कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ इट्स रिजर्व बैंक इन सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होता है, इस चीज को समझिए। कुछ तो होता है, क्या कहते हैं कि डिमांड लायबिलिटीज, कुछ होता है टाइम लायबिलिटीज। इसको कैलकुलेट किया जाता है हर 14 दिन के आसपास पे, मतलब कि 2 शुक्रवार के बीच में बैंक में कितना पैसा आता है और बैंक से कितना पैसा जाता है, उसका एक रेशियो निकाला जाता है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि बैंक का सीआरआर कितना परसेंट होगा, यानी कि आपको कितना कैश की जरूरत है। मान लो कि किसी बैंक में सिर्फ पैसा जमा ही होता है, निकासी बहुत कम होता है, उसको सीआरआर की कम जरूरत है। किसी बैंक से पैसा निकासी ज्यादा होता है, जमा कम होता है, उसको सीआरआर की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कैश रहेगा तभी तो वो किसी को बांटेगा। तो ये तय किस बात पे किया जाता है, तो एक सर्टेन परसेंटेज निकाला जाता है, वो कैलकुलेशन करने का बाकायदा उसके पास फार्मूला रहता है कि इसका डिमांड लायबिलिटी कितना है, टाइम लायबिलिटी कितना है बैंक के पास, उसके हिसाब से उसको तय किया जाता है। ठीक है, ये किस एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है सीआरआर को? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1934 है, उसी एक्ट के तहत सीआरआर को रखा जाता है। सीआरआर जो है कि कैश के फॉर्म में रखा जाएगा, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता है इसको। ये क्यों रखा जाता है कि लिक्विडिटी इकोनॉमी में बना रहे, इस बात के लिए सीआरआर जो है कि बैंक के पास रखना जरूरी होता है। और कैलकुलेट किस पे किया जाता है, तो वही लिखा हुआ है, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। सीआरआर का रेट हमेशा कम रहता है, 3 से 15% काफी लिख दिया है, हमेशा 3, 4, 5, 6% तक ही रहता है, उससे ज्यादा जल्दी जाता नहीं है। और ये कौन डिसाइड करता है कि सीआरआर कितना परसेंट रहेगा? ये क्वेश्चन ना पूछा था सोनू, आरबीआई ही करेगा ना। ये ना जी पूछा सर, था जी कि सर। कौन इसको बनाता है इस पॉलिसी को, तो ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। और सीआरआर किस कमेटी। कौन डिसाइड करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगा। ये सारा का सारा काम आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एसएलआर क्या होता है। एसएलआर के बारे में बताया कि ये भी एक सर्टेन परसेंटेज है। ये क्या किया जाता है, जहाँ देखिए सीआरआर को क्या किया गया है कि कैश के फॉर्म में रखा गया है, लेकिन एसएलआर को कैश के फॉर्म में नहीं रखा गया है। यहाँ क्या बता रहा है कि एसएलआर जो है कि कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है। तो अपने पास रखेगा तो कैश के फॉर्म में नहीं रखेगा, हो सकता है वो सोना खरीद के रख ले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रख ले, लेकिन उसके पास कुछ परसेंटेज ऑफ पैसा रहना चाहिए एसएलआर के फॉर्म में। मैंने समझाया था स्टार्टिंग के दौर में कि मान लो कि कह दे कि 4% का सीएलआर हुआ और जो है कि 20% का एसएलआर हुआ, तो 4% पैसा क्या करेगा? कैश के फॉर्म में रखेगा। बाकी बचा 20% पैसा क्या करेगा बैंक? गोल्ड के फॉर्म में लेगा, कैश के फॉर्म में लेगा, अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखेगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? देखिए मान लीजिए कि 4% पैसा इनके पास कैश के फॉर्म में रखा हुआ था, अफवाह उड़ जाए कि आज एचडीएफसी बैंक लूटने वाला है, सब पहुंच जाएगा मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो, तो 4% पैसा से तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है अपने तिजोरी में, तो गोल्ड तुरंत मार्केट में बेच के पैसा लाके सबको मार देगा, लो भाई तुम अपना पैसा ले जाओ। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो तुरंत भेजा जाता है मार्केट में, तो तुरंत उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तुरंत ही किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा। ये 50 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसको बेच देगा एचडीएफसी बैंक, उसके तिजोरी में जो रखा हुआ था और पैसा दे देगा जिस व्यक्ति का पैसा है। ठीक है, तो बैंक रन बोला जाता है जब बहुत लोग के बीच में अफवाह फैल जाए कि हमारा पैसा जो है कि बैंक डूबने वाला है। तो अगर सब कस्टमर एक साथ बैंक में पहुंच जाए पैसा मांगने के लिए, तो उस सिचुएशन क्या बोलेंगे? बैंक रन बोलेंगे। तो बैंक रन से बचने के लिए, बैंक रन से लड़ने के लिए सीआरआर एसएलआर का मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि मार्केट में लिक्विडिटी बना रहे, लोगों के पास पैसा जाते आते रहे, इसके लिए भी सीआरआर एसएलआर को जो है कि मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में क्रेडिट फैसिलिटी को इन द इकोनॉमी। मान लो कि क्या करे कि एसएलआर में पैसा ही नहीं रखे बैंक, सारा पैसा अंबानी जी को जो है कि दे के बैठ जाए बैंक, तो फिर
आम आदमी को भी तो लोन में कुछ पैसा चाहिए, तो बैंक के पास पैसा रहेगा तभी तो देगा। इसीलिए जो है कि एसएलआर को रखवाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वही फॉर्मूला है, 14 दिन के आसपास का रहता है। हर 2 शुक्रवार के बीच में बैंक के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, नेट टाइम डिपॉजिट कितना है, उसके बाद डिमांड लायबिलिटी कितना है, टाइम लायबिलिटी कितना है, उसको देखा जाता है और उसके आधार पे तय किया जाता है कि हाँ इसके बैंक से कितना का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और उसके बाद फिर जो है कि उस फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाता है। ये बात समझिए। 4% अगर मान लो क्या कहते हैं, आरबीआई ने घोषणा किया कि हर बैंक 4% सीआरआर के फॉर्म में रखेगा, तो हर बैंक का कितना होगा? एसबीआई का अलग होगा ना, क्योंकि एसबीआई बड़ा बैंक है, उसका 4% कुछ और होगा। केनरा बैंक है, छोटा बैंक है, उसका 4% और होगा। मैं ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 4% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बैंक के पास टोटल कितना पैसा है, ये कैसे पता चलेगा? एक समय में पता चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्योंकि कुछ पैसा बैंक ने लोन में दे दिया है और कुछ डिपोजिटर का जमा है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई पैसा आ रहा है बैंक में, कोई पैसा जा रहा है बैंक में। तो ये आप कैसे पता करेंगे कि बैंक की टोटल पूंजी कितनी है? तो इसीलिए इस शुक्रवार से लेकर के अगले शुक्रवार तक, यानी कि 14 दिन के बीच में जितना पैसा आया और गया, उसके हिसाब से उन लोगों का एक अपना उसके पास एक फॉर्मूला रहता है कि इसकी टाइम लायबिलिटी एसबीआई की इतनी है, डिमांड लायबिलिटी इतनी है, तो टोटल इसका वैल्यूएशन इतना बनता है, इसका 4% जो है कि इनको रखना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ आता है कि 4 लाख करोड़ रुपया हो गया, इसका 4%। ठीक है, तो उसको जो है कि इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेट किस पे किया जाता है, टाइम और डिमांड लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अब आ रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल के ऊपर। क्वांटिटेटिव टूल में है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशंस। समझते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। बैंक क्या करता है, एक मार्जिन को सेट करता है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन। मान लो कि अंबानी साहब एक फैक्ट्री को जो है कि रखने वाले हैं सिक्योरिटी के तौर पे। मान लो उसका जो है कि 100 करोड़ रुपया का वैल्यू बनता है, तो 100 करोड़ रुपए के सिक्योरिटी पे 100 करोड़ रुपए का तो लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का ही कुछ लोन मिलेगा ना। तो लोन मान लो कि तय किया गया कि नहीं 100 करोड़ का सिक्योरिटी, तो आपको 80 करोड़ का लोन देंगे इसके ऊपर। तो वो बीच में मार्जिन कितना रह गया? 20 करोड़ रुपया का, 20% के आसपास का मार्जिन रह गया। तो उसी तरीके से कमर्शियल बैंक जो है कि सेट करता है मार्जिन को, कि कितने करोड़ का सिक्योरिटी रहेगा, तो कितना करोड़ का हम लोन देने वाले हैं। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो है कि जब रिकवरी के समय जाए तो कम से कम उसके पास जो है कि बैंक के पास एक जो सिक्योरिटी है वो ठीक ठाक अमाउंट का बचा हुआ रहे, है ना। इसको बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि उसके बीच में मार्जिन कितना है, गैप कितना है। कई बार मार्जिनल रिक्वायरमेंट का इसलिए भी यूज किया जाता है कि बोला जाएगा आरबीआई के द्वारा कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया, उसका परसेंटेज को बढ़ा दिया गया है। यानी कि 100 करोड़ रुपए का अगर सिक्योरिटी है तो 80 करोड़ रुपए का लोन दे सकते हैं, यानी 20% का मार्जिनल रिक्वायरमेंट था। अब कहा देगा कि नहीं 100 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी तो 70 करोड़ ही लोन मिलेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कितना हो गया, 30% का हो गया। तो ये क्या जाता है, सेंट्रल बैंक क्या किसके माध्यम से क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ मनी। तो जब रिस्ट्रिक्ट करना होगा फ्लो ऑफ मनी को, मार्जिनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, ये बताइए। अगर सेंट्रल बैंक को मनी फ्लो को रिस्ट्रिक्ट बढ़ाया करना है जाएगा। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा या डिक्रीज किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा। उसके बाद होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन द सेंट्रल बैंक्स एम टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ मनी इट इंक्रीजेज द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एंड वाइस वर्सा फॉर एक्सपोनेंशियल क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, चलिए सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स क्या होता है उसको देखते हैं। सिलेक्टिवली फ्लो किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल को, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कुछ सेक्टर को, कुछ सेक्टर को जो है कि खोला जाता है। ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि किसको पैसा, किसको लोन देंगे, किसको लोन नहीं देंगे, वो चुनने की बात है। ठीक है, तो इकोनॉमी में ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ सेक्टर को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर मान के उस एरिया में क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करवाया जाता है। मान लो कि देश में स्टार्टअप पॉलिसी को बढ़ावा देना है, तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना होगा स्टार्टअप वालों की तरफ कि भाई अगर कोई स्टार्टअप वाला लोन मांगने के लिए आता है तो उसको तुरंत लोन दे दीजिएगा। मान लो कि देश में एजुकेशन को बढ़ाना है तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना होगा कि अगर कोई एजुकेशन वाला लोन मांगने के लिए आता है तो उसको तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे लोन दे दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कुछ सेक्टर जो है कि
पॉजिटिवली इंकरेज हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। और जो है कि किसी सेक्टर को अगर निगेटिवली रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, कि विमल गुटखा वाला लोन मांगने के लिए आएगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक है, या उसके लिए जो है कि कई नियम लगा दिए गए, और जो एजुकेशन लोन मांगने के लिए गया उसके लिए आसान नियम लगा दिए गए। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है, कि किस प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देना है, किस प्रायोरिटी सेक्टर में जो है कि लोन के फ्लो को कम करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, दिस इंस्ट्रूमेंट सिलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट to specific sector either positively by increasing credit flow to priority sector or negatively by restricting credit to a particular sector। समझ में आ गया सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है? अब एक चीज होता है मोरल सुएशन। ये होता है क्या है ना, कि कुछ चीजें आरबीआई की होती है बाइंडिंग, जैसे रेपो रेट बाइंडिंग है सबके ऊपर, एसएलआर बाइंडिंग है सबके ऊपर, लेकिन हर चीजें जो एक रूल से बांध के तो नहीं किया जा सकता है, तो कुछ चीजें बैंक को बहला फुसला के किया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स नॉन बाइंडिंग परसुएशन बाय द सेंट्रल बैंक टू इनकरेज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये क्या है? नॉन बाइंडिंग परसुएशन है, कि एचडीएफसी को बोलेगा कि आप थोड़ा सा जो है कि गरीब को भी लोन दे दीजिए, आपके लिए जो है कि बहुत सावसी देंगे, आपको बड़ा बढ़िया वाला एक अवार्ड देंगे आपको। एसबीआई को बोलेगा कि आजकल इंजीनियरिंग के छात्रों को कोई लोन नहीं दे रहा है, आप थोड़ा सा दे दीजिए, आपको बढ़िया वाला अवार्ड देंगे। तो परसुएशन कैसे किया जाए, समझाया बुझाया कैसे जाता है? तो ये मोरल सुएशन शब्द में ही छिपा हुआ है। मोरली जो है कि लोगों को क्या क्या किया जा रहा है? ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया बात? इस टेक्निक को इन्वॉल्व किया जाता है नॉन बाइंडिंग परसुएशंस बाय द सेंट्रल बैंक। जो कोई बाइंडिंग परसुएशंस नहीं है, इस तरीके का कोई बाइंडिंग बात नहीं है, लेकिन नॉन बाइंडिंग चीजों को, जैसे कि स्वच्छता के क्षेत्र में कुछ कर दीजिए, कुछ अच्छा काम कर दीजिए, इन सब चीजों के लिए जब समझाया बुझाया जाता है बैंक को, आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को समझाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मोरल सुएशन बोलते हैं। कमर्शियल बैंक के अंतर्गत क्या है? सारे बैंक आ रहे हैं, जितना भी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, कैनरा है, पंजाब नेशनल बैंक है, सब क्या है? कमर्शियल बैंक ये तो है, ठीक है। अब एक बात आता है, इतना सब चीज करने के बाद भी आप बताइए कि बैंक एक गरीब को लोन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। तो फिर क्या किया जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बनाया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या बनाया जाता है? कि जितना पैसा आपको लोन में देना है, उसका 40% लोन किसको देंगे? गरीब को देंगे, ठीक है। किसको देंगे? एग्रीकल्चरल लेबरर को देंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को देंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट वाले को देंगे, एजुकेशन वाले को देंगे, हाउसिंग लोन में देंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देंगे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वाले को देंगे, वीकर सेक्शन को भी देंगे, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को देंगे, जो कारीगर है छोटा मोटा उसको भी लोन दीजिए, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, जो क्या कहते हैं, वो सूता उता बुनते रहते हैं, उनको लोन दीजिए जा करके, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल गरीब व्यक्ति को लोन दीजिए। उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में कुछ स्कीम्स चल रहे हैं, वहाँ पे लोन बांटिए जा करके। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में कुछ स्कीम चल रहे हैं, वहाँ पे बांटिए कुछ। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलता है उसमें लोन बांटिए। रिहेबिलिटेशन मिशन चलाया जाता है, उसमें लोन बांटिए। रिहेबिलिटेशन चलाया जाता है मैनुअल एक्सपेंजर का, जो हाथ से मैला ढोते थे पहले, उसके लिए लोन बांटिए। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों को लोन दीजिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को लोन दीजिए, आदिवासी लोगों को लोन दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को लोन दीजिए, डिस्ट्रेस्ड फार्मर जो है उनको लोन दीजिए जा करके, जो किसान है, जो मतलब कि डिस्ट्रेस्ड फार्मर है उसको लोन दीजिए। उसके बाद फिर इंडिविजुअल वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप कर कोई कर रही है तो उनको लोन दीजिए। इसमें बकायदे बहुत सारे रूल बने हुए हैं, तो आपको समझ में आ गया। सरकार लिस्ट निकालती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की, प्रायोरिटी सेक्टर के तहत कौन कौन लोग आ रहे हैं, और उसको जो है कि फिर क्या किया जाता है? लोन दिया जाता है। ये ये तय मान के चलिए कि हर बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जो नहीं कर पाएगा उसका क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। अरे 9:30 हो गया क्या?